चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। इस वीडियो से अब आप बात करेंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में ऐसे माना जाता है कि लगभग कभी 10, कभी 8, कभी 9, कभी 12 सवाल ऐसे ऐसे आते हैं। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो कुछ इसमें ज्यादा स्पेसिफिक सवाल हो जाते हैं, कुछ टॉपिक ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। फर्स्ट जो 3 चैप्टर पढ़ेंगे इसके, उसमें क्या होंगे कि आपको थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा है, जिससे यूजुअली क्वेश्चंस कम देखे जाते हैं, क्योंकि माइक्रो एसेट जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जीएसटी के बारे में एक आध सवाल कभी आ गया, जो पहले जब लागू हुआ था तो काफी इम्पोर्टेंट था, आज के जमाने में जो कॉमन सा हो गया, रिपीट ज्यादा नहीं करेगा क्वेश्चंस। इसी प्रकार डिमांड इनकम डिमांड पर है, डिमांड सप्लाई पे है, सो है, मतलब कि जैसे ये सब सवाल आपको, तो ये सारे टॉपिक आप समझ लीजिए अच्छा से, खाली ताकि इसलिए समझ लीजिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है सो सरप्राइज में कर सकता है, लेकिन समझ लीजिएगा तो आगे चलकर अच्छा होगा। तो इस पर बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस नहीं कहेंगे देने के लिए कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए तो ठीक है, और ना इसलिए थोड़ा सा इसको फोकस कर लेना है ताकि जो है चीजें समझ। वैसे भी आप देखिएगा तो बहुत सारी वो चीजें आएंगी इसमें जो ऑलरेडी आप सुन रहे हैं, उसको उन चीजों को खाली एक्सप्लेन कर लेना है क्या चीज कैसे, ठीक है। So let us start with the economic Indian economic first chapter introductions है। तो सबसे पहले चीज होता है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी क्या है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में आपकी डिफरेंस क्या किस चीज की बात करें। तो अगर डिफिनेशन हमें समझना है तो हमें एक ही बात जानना हो कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिसको हम अपने जो आने वाले डे टू डे लाइफ में उसका यूज करें, ठीक है। और जब हम उसको, जैसे ऐसा है कि एक होता है हमारे पास हमारे नीड्स है, आवश्यकता जिसको, और एक होती है मेरे वांट्स, इच्छा। तो इच्छा और नीड्स ये दोनों एक ऐसे टर्म है जिसको समय के अनुसार ये चीजें बदलते रहे। जैसे आज से कुछ दिन पहले जो था बहुत चीजों की इच्छा होती, जैसे एसी एग्जाम, उसको इच्छा में आता था कि इच्छा क्या चीज है, भाई इच्छा चलो हमारे मन एसी लगाने की, लेकिन आज देख लो तो आज एक तरह से वो जरूरत बनी। उसी प्रकार जैसे कार, पहले के जमाने में कार के लोग सोचा करते, वही लोग सोच, जैसे हर लोग के मन में इच्छा तुम्हारे पास भी कार, लेकिन आज के देश में देख लीजिए कार एक तरह से समझ लीजिए नेसेसिटी में आ गया, मोटरसाइकिल। तो इस प्रकार इच्छा और इसके बारे में अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जैसे ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जो नहीं कि वो हमेशा की नहीं रहे, वो समय के अनुसार बदलता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखकर हम बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि हमें सिद्धांत देता है, और जब उन सिद्धांतों को हम अप्लाई करते हैं तो वो हमारा इकोनॉमी है। इकोनॉमिक्स गिव्स मी प्रिंसिपल, तो सिद्धांत देते हैं, और इकोनॉमी इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स। हो गया। तो अब यहां पर बेसिकली जो है सो हमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिसोर्स है, जैसे हमारे पास जो है, मान लीजिए अगर हम रिसोर्स की बात करें, जिनका हम जिंदगी में उपयोग करते हैं, तो रिसोर्स जहां पर आज के जमाने में क्या हर हमेशा रिसोर्स ऑलवेज लिमिटेड होता है, पता है रिसोर्स लिमिटेड, ऐसा तो नहीं कि रिसोर्स आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्स है ना। रिसोर्स जब लिमिटेड रहता है तब प्रॉब्लम कहां पे उठता है कि भाई अब आखिर ये रिसोर्स लिमिटेड है, तो जाहिर सी बात अगर एक रोटी है और खाने वाले 4 है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू डिवाइड, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि तो जब भी रिसोर्स आपका अनलिमिटेड होता है और जब चॉइस की बात आती है कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करें, हाउ यू यूटिलाइज, तो वहां पर जो है इसमें सर्टेन प्रिंसिपल, तो जिस सिद्धांत से हम उसको यूटिलाइज करते हैं वो मेरा इकोनॉमी।
इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है ना। और जिस सिद्धांतों के आधार पर इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो मेरा इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अंतर है, बस यही थोड़ा सा समझ। जैसे वांट्स और नीड्स के बारे में हम बोले थे कि वांट्स ऑलवेज लिमिटेड रहता है, अब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हमारे इन्फ्लुएंस, इनकम, कल्चर, लाइफ स्टाइल बदलते रहता है। जैसे फोन हो गया, कार हो गया, एजुकेशन हो गया। नीड्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइव। नीड्स क्या है? तो हमारे जो है सो सर्वाइवल के लिए जो एकदम जरूरी है। मैंने बताया ना, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी जब पड़ेगी तो डेफिनेटली एसी का रिक्वायरमेंट होगा। आप वर्किंग कंडीशन में आपने आप बिना आज कल अब देखो, सबसे पहले जो कोई भी ऑफिस जाता आदमी तो देखता है यार एसी है कि नहीं। इसलिए कि नन एसी में काम करना आज एक्सट्रीम गर्मी में। जब मेरी पोस्टिंग जब कैमूर हुई थी तो मैं कैमूर गया था, तो वहां पे मैं देखा कि क्योंकि हम लोग जब इधर कलेक्ट्रेट में काम करते थे तो एसी ऑलमोस्ट नहीं रहता, एसी तो छोड़ दो, कूलर भी नहीं मिलता था। सिर्फ कलेक्टर या कलेक्टर के पास ही हुआ करता, ऑलमोस्ट चैम्बर्स में नहीं हुआ करते थे। डीडीसी या एडिशनल कलेक्टर में चैम्बर में, डीडीसी क्या हुआ करता, एडिशनल कलेक्टर चैम्बर नहीं हुआ करते, कभी कुछ बाद में होने लगे। लेकिन जब कैमूर गया तो देखे क्या कि हर रूम में, हर ऑफिस में आपको कूलर नजर आ, चाहे वो हर सेक्शन में कूलर थे, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि बिना कूलर का काम हो ही नहीं सकता। तो इट मीन्स कि तो नीड्स क्या है? तो सर्वाइव काम करने, सर्वाइवल का मतलब ऐसे नीड्स का बेसिक डिफरेंस क्या करते हैं हम लोग कि जो सर्वाइवल के लिए जरूरी हो, सर्वाइव करने के लिए जरूरी हो। लेकिन अब यहाँ पर आ जाता है कि अब सर्वाइवल, जैसे कि जब हम रोटी कपड़ा मकान में सर्वाइवल की बात होती है, लेकिन अब नीड्स यहीं तक सीमित नहीं रह गया। नीड्स क्या हो गया? अब कंडीशंस के अनुसार जो है सो हमारी जो आवश्यकताएं हमारी बदलती जा रही है। तो एक इच्छा हुई और एक आवश्यकता, ठीक है। और दूसरी चीज होता है कि और गुड्स एंड सर्विसेज जो है सो क्या करता है, तो हम अपने वांट्स और नीड्स की पूर्ति कैसे करते हैं? तो वस्तुएं और सेवाओं से, गुड्स और सर्विसेज जो है सो यूज किया जाता है टू सेटिस्फाई आवर ह्यूमन, आवर नीड्स या वांट्स। तो हम इच्छाओं की पूर्ति कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि हमको अगर गर्मी लग रही बहुत ज्यादा, आवश्यकता पड़ रही है, तो हम कैसे करेंगे? एसी लगा लेंगे। मतलब एसी क्या हुआ? तो सामान हो, है ना। हमको हमको यहाँ से कहीं जाना है, बाहर जाना, तो हम कैसे जाएंगे? जाहिर सी बात है कि अगर मान लो कि हम कैब बुला लेते हैं, हम चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारे इच्छाएं और आवश्यकता है उनकी पूर्ति हम कैसे करते हैं? तो गुड्स और सर्विसेज से। गुड्स का मतलब हुआ, गुड्स किसको कहेंगे? जो हमें टेंजिबल हो, जो चीज दिखाई दे, जैसे हम कंप्यूटर देख रहे हैं, एसी देख रहे हैं ना, है? और सर्विसेज वो चीज होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, समझ रहे हैं? वो इंटेंजिबल होते हैं। तो गुड्स टेंजिबल, देखी और छुई जा सकती है, इसको वी कैन टच इट। और सर्विसेज इंटेंजिबल होता है, जिसको कि हम नहीं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, इसको आप कैसे देख सकते हैं? आप महसूस कर सकते हो, है ना। लेकिन तो गुड्स कहते हैं जिसको हम नहीं देख सकते, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और सर्विसेज कहेंगे जिसको कि इंटेंजिबल उसको कहते हैं, इकोनॉमी की भाषा में दैट आर इंटेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल। सबसे बड़ी चीज आती है इकोनॉमी की, जब हम गुड्स और सर्विसेज पे आते हैं तो एक टर्म आता है एक्सक्लूडेबिलिटी और राइबिलिटी। अब इसको बहिष्कार करना कह सकते हैं या प्रत्यास्थापन, ये दोनों का मतलब मेन ये है। एक्सक्लूड का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि किसी आदमी को कोई चीज कोई काम करने से रोक, जैसे होता है ना, जैसे हम जो है तो तुमको ये काम करने से रोक, मतलब हम तुमको एक काम करने से एक्सक्लूड कर दिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि पहले जमाने में क्या होता था कि कुछ लोगों को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता था, इट मीन्स उसको हम लोग कहते थे कि ये एक्सक्लूड हो गया, बात समझ रहे हो? तो जब कोई चीज ऐसी वस्तु है जहां पर कि आपको उसको यूज करने से रोका जाए तो वो क्या कहा जाएगा? एक्सक्लूडेबल।
The excludability means whether people can prevent it from using the goods or services. या उसको कहते हैं कि एसेस रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि उसकी पहुंच जो है वो क्या है कि वो रेस्ट्रिक्टेड है। अगर एसेस अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो उसको हम कहेंगे एक्सक्लूडिबिलिटी। तो इकोनॉमी में ये टर्म तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि वेदर दिस गुड्स और सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड और नॉन एक्सक्लूडेड। तो एक्सक्लूडेड का, अब एक्सक्लूडेड तो समझिए, अब जैसे एग्जाम्पल के तो ऐसे कर सकते हो, जैसे सिनेमा हॉल, सिनेमा में सिनेमा अगर आपको देखना है तो वही आदमी सिनेमा देख सकता है जो टिकट लेगा। जो टिकट नहीं लेगा वो तो नहीं देख पाएगा है? तो इसका मतलब उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। उसको दूसरे भाषा में भी कहा जा सकता है, अगर आपको टिकट नहीं मिला है तो आप एक्सक्लूड हो गए। जैसे ट्रेन में जाना, तो ट्रेन में जाने के लिए आपके पास टिकट होगा तभी आप जा सकते हो, बिना टिकट का तो आप जा नहीं सकते हो। तो आप कह सकते हो कि आपको एक्सक्लूड कर दिया गया। बात समझ रहे हो ना? जैसे सड़क है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इस पर आप चल रहे हो, चल रहे हो, लेकिन चल रहे हो तो आपको कोई रोकेगा नहीं कि नहीं भाई आप मत चलो। डेफिनेटली जो है सर कोई आदमी जा सकता है, तो वहां पर तो आपको एक्सक्लूड नहीं किया जाए। पहले के जमाने में एक्सक्लूडेबल था कि चंडाल कैटेगरी के हैं तो नहीं यहाँ से नहीं जा सकते, वहां से नहीं जा सकते। आज के डेट में ऐसे कोई बात नहीं। आप सड़क पे निकलते हो, कोई भी आदमी नहीं होता आपको रोकने वाला, हाँ भाई आप क्यों रोके जा रहे हो, या यहाँ से मत जाओ। हाँ, अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहां पे भले आपको एक्सक्लूड किया, ऐसे गवर्नमेंट रोड है तो कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ दिस इज एक्सक्लूड। और जहां पर जिन चीजों को हमें इजीली माने कि हमको स्टॉप नहीं किया जा सके उसको हम लोग कहेंगे नॉन एक्सक्लूड। ठीक है, उसका होता है राइवलरी। राइवलरी का मतलब ये होता है, इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई चीज ऐसा है, अगर एक आदमी उसको यूज कर लेता है तो दूसरे क्या होता है कि उसको दूसरे के लिए वो कम हो जाता है। राइवलरी का मतलब है कि जैसे एक आदमी, जैसे एग्जाम्पल के हम कहते हैं ट्रेन में जैसे मान लो आजकल तुम क्या देख रहे हो, ट्रेन का टिकट क्या होता है 2 महीना पहले जैसे टिकट, ठीक, तो 2 महीना पहले टिकट करता है। तो अब जिसको जाना होता है, अब वो लोग क्या करते हैं कि 2 महीना पहले जैसी विंडो खुला नहीं कि टिकट ले, चूंकि पता है क्या है कि अगर हम नहीं ले कोई दूसरा ले लेगा तो हमें उससे वंचित कर दिया जाएगा। तो दिस मीन्स राइवलरी, प्रतिस्पर्धा, जहां पर कि लोगों के बीच में स्पर्धा होती है कि अगर हमको नहीं मिला, हम नहीं लेंगे, कोई और ले लिया तो हमारे लिए चीज कम पड़ जाएगा। नॉन राइवलरी क्या है कि उसको कोई भी आदमी यूज कर सकता सिमिल्टेनियसली। ठीक है, जैसे तुम्हारा टीवी ब्रॉडकास्ट, टीवी ब्रॉडकास्ट में ऐसा नहीं है कि जैसे टीवी ब्रॉडकास्ट में है कि तुम वो देख रहा था तुम नहीं देख पाओ। मान लो आज हर घर में जैसे आपको टीवी, ऑलमोस्ट हर लोग टीवी देखता है, तो अब कोई आदमी जी सिनेमा देख रहा है तो कोई और भी जी सिनेमा देख रहा है। अब ये अलग बात है कि अगर जैसे बहुत सारे पेड चैनल होता है, बहुत सारा नॉन पेड चैनल होता है, तो जो पेड चैनल रहेगा वो क्या होगा, वो एक्सक्लूडिव में आ जाएगा, लेकिन राइवलरी में नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि इसको रोकने से हमको, हमारे हम भी अगर पैसा देंगे तो हम भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा देख लेगा तो हम हमारे लिए कुछ रुक जाएगा। तो ये दो टर्म जो है सो हमारे, जब हम गुड्स और सर्विसेज पर जब बात करते हैं तो ये दोनों टर्म हमको हमेशा यूज करते हैं। तो इस दो टर्म को हम अच्छा समझ लेना, एक्सक्लूसिवली और राइवलरी। क्लियर हो गया? अब तो डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अब इस हिसाब से जो है ये मेरे पूरे के पूरे गुड्स और सर्विसेज को हमने डिफाइन कर, ठीक है। तो इसी पर आता है प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, कॉमन रिसोर्सेज और क्लब गुड्स, समझ रहे ना? अब यहां पर कितने दिया गया है, एक्सक्लूडिव है कि राइवलरी है, एक्सक्लूडिव है कि नहीं। अब जैसे प्राइवेट गुड्स तो जाहिर सी बात है कि एक्सक्लूडिव होगा, जो भुगतान करेगा वही लेगा, समझ रहे हो ना? मतलब कि अगर कोई चीज अगर प्राइवेट गुड्स है तो जाहिर से प्राइवेट गुड्स किस वस्तु को कहेंगे, उस वस्तु को कहेंगे कि जहां पर कि वह उसमें एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल है,
समझ रहे हो ना? अगर अगर ये फोन प्राइवेट गुड्स में था कि, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा उसका, कि उसके लिए जरूरी है। दूसरी चीज है कि एक उपयोग से दूसरे के लिए कम हो जाएगा डेफिनेटली। अगर प्राइवेट गुड्स है तो जाहिर सी बात यह है कि वो एक के लिए लोग एक ले लेगा तो दूसरे का डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो प्राइवेट गुड्स में क्या होगा, वो चीज एक्सक्लूडिव में है और राइवलरी में है क्या? जैसे पेड गुड विथ लिमिटेड सप्लाई, वैसा सामान है जो लिमिटेड सप्लाई के साथ है, तो ताकि अगर सप्लाई अनलिमिटेड हो जाएगा तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर एक भी ले लेगा तो क्या होगा, एक्सक्लूडिव हो सकता है लेकिन राइवलरी वहां पे एप्लीकेबल नहीं हो। मतलब कि एक्सक्लूडिव के जरूरी है कि उसको जो है सो इस्तेमाल करने के लिए जो है सो हमें जो है सो रोका जा सकता है। अगर हम पे नहीं करेंगे, कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे तो ये रोक दिया जाएगा। अगर रोक दिया जाएगा तो एक्सक्लूडिव होगा, और एक अगर यूज कर लेता है दूसरे के लिए कम पड़ जाए तो हमारा राइवलरी। तो इसलिए प्राइवेट गुड्स के साथ क्या होता है कि दोनों चीज एप्लीकेबल, एक्सक्लूडिवली भी है और राइवलरी भी। ठीक है? पेड गुड विथ लिमिटेड सप्लाई। पब्लिक गुड्स क्या एक्सक्लूडिव है? पब्लिक गुड्स को तो कोई रोक नहीं सकता है। जैसे आपका सड़क पे चल रहा है, कोई नहीं रोक सकता है इसको। राइवलरी को ऐसा नहीं कि आप चलेंगे दूसरे के लिए जो है सो, ये एक्सट्रीम केस की बात नहीं करते, आप चले, ऐसा नहीं है कि दूसरे को रोक दिया जाए क्योंकि ये चल रहा है इसलिए कम हो गया, ऐसा नहीं। ट्रैफिक जाम इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है ना? बहुत हाई प्रेशर होता है डिफरेंट, लेकिन उसको जैसे पब्लिक गुड दोनों में कौन होगा? हाँ, तो दोनों को न तो ये एक्सक्लूडिव है और ना ही राइवलरी है। पब्लिक गुड्स को कोई रोक तो नहीं सकता है ना, एक्सक्लूडिव तो नहीं हो सकता है। और जब ऐसा भी नहीं कि आप चल रहे हो तो किसी कहते चूंकि ये चल रहा है इसलिए कम पड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं, तो पब्लिक गुड्स वो हुआ जो ना तो एक्सक्लूडिव है और ना ही राइवलरी। क्लियर है इसमें? ये तो थोड़ा सा इसके मतलब रोका जा सकता है, हाँ, राइवलरी में मतलब रोका नहीं जा सकता। नहीं, राइवलरी का मतलब वो हुआ कि अगर एक आदमी इस्तेमाल कर लिया तो दूसरा उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कम पड़ जाएगा। अब क्लियर दोनों में? और एक्सक्लूडिव का मतलब ये हुआ कि अगर कि जैसो इसको रोका जा सकता है, जैसे सिनेमा का टिकट अगर आप नहीं लिए हैं तो आपको नहीं जाने दिया। अराइवल राइवलरी का मतलब है कि अगर सीट लिमिटेड है, तो अगर जैसे ट्रेन में क्या होगा कि ट्रेन का बुकिंग अगर पहले कर लिया गया तो डेफिनेटली आपके लिए बंद हो जाएगा। राइवल नहीं, तो राइवल हो जाएगा ना, राइवल बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक्सक्लूड का मतलब है क्या है कि आप अगर ट्रेन का टिकट नहीं लीजिए तो आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। बात समझ? टिकट लेना अनिवार्य है, और टिकट लेना अनिवार्य का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि आपके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको एक्सक्लूड, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं कीजिएगा तो वो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एक्सक्लूड कर दिया। हाँ, राइवल का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस्तेमाल कर लिया, कोई आपका फ्रेंड इस्तेमाल कर लिया या दूसरा आदमी इस्तेमाल कर लिया, तो आपके लिए चीजें कम पड़ जाए, सिर्फ मात्रा कम बना। हाँ, लिमिटेड। बस समझ रहे हो ना? है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि तुम्हारे घर में खाना, ठीक है, अगर मान लो कि जैसे 4 आदमी है, तो चलो 4 चौका 16 रोटी बना, ठीक है हमारा। अच्छा, अगर संयोग से कोई 2 गेस्ट आ तो क्या होगा? तो रिसोर्स तो लिमिटेड हो गया। अगर गेस्ट खा लिया तो डेफिनेटली आपको तो कम पड़ जाएगा, तो वहां पर राइवलरी, दूसरे के लिए कम है, दूसरे के लिए वो चीज कम हो, समझ रहे हो? और एक्सक्लूड का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका गेस्ट आ गया है तो आप गेस्ट को रोक नहीं सकते, खाना खिलाओगे खिलाओ, समझ रहे हो ना? है? लेकिन वहीं पर कोई भिखारी, कोई ऐसा आदमी है भिखारी आ जाए, आप उसको खिलाओगे अपना खाना देकर, तो वहां पर उसको खाने से तुम एक्सक्लूड कर दो उस भिखारी को तुम। अब दोनों में अंतर क्लियर हो गया? तो प्राइवेट गुड्स हम किसको कहेंगे? जहां पर कि हमारा ये एक्सक्लूडेबल हो, मतलब कि रोका जा सकता है
और इस साथ साथ राइवलरी भी, मतलब एक ले लिया तो दूसरे के लिए भी कम पड़ जाएगा। तो ये मेरा प्राइवेट गुड्स हुआ। पब्लिक गुड्स क्या हुआ कि न तो एक्सक्लूसिव है और ना ही जहां पर राइवलरी, कम भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे सड़क हो, सड़क पे तुम जा रहे हो तो तुमको रोका भी नहीं जा सकता है, और ऐसा भी नहीं कि वो चल रहा है इसलिए तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। इसलिए क्या पब्लिक गुड्स वैसे चीज कहेंगे जहां पर जो हमारा नॉन एक्सक्लूडेबल हो और नॉन राइवलरी, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया, सब ऐसा नहीं है चीज। कॉमन रिसोर्स, तो कॉमन रिसोर्स है। अब ये क्या एक्सक्लूड तो नहीं है, जैसे एग्जाम कॉमन रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि एक खेत है, जैसे चरवाहा के लिए, जिसमें तो गाय बैल हो गए चराने। अब बैल अगर गाय अगर चरने जा रही है तो जाहिर सी बात है कि बैल चढ़े तो किसी को रोका नहीं जा सकता है कि मान लो राम चला गया बगीचा तक, शाम को नहीं जाएगा। लेकिन अगर चढ़ लिया तो अगर रिसोर्स कम हो गया, खत्म हो गया, तो फिर आपके लिए तो वहां पर क्या होगा, हमारा राइवलरी हो जाएगी, नहीं ना। जैसे हमारा ओपन टू ऑल बट लिमिटेड, सबके लिए ओपन है लेकिन लिमिटेड है। अब यहीं पर आता है हमारा जैसे पार्क जैसे कॉमन पार्क है तो आप जा सकते हो, लेकिन जब भर जाएगा तो आपने इसलिए वो तो लेकिन पार्क क्या हुआ, अब आज के डेट में पार्क क्या हो गया, पार्क में टिकट लगता है, तो क्या वहां पर एक्सक्लूडिव नॉन राइवलरी हो सकता है कि अगर टिकट ले रहे तो कोई भी जो भी टिकट लेगा उसको वो जा सकता है, इतना जगह रहता है ना। अब आता है क्लब गुड्स। क्लब गुड्स में क्या है, तो अब क्लब गुड्स भी क्या एक तरह से सदस्यता का चीज है, मतलब कि ये एक्सक्लूडिव होगा, जो क्लब का मेंबर होगा या वैसा वस्तु जो उसको परचेज करेगा वही इस्तेमाल कर, जो नहीं परचेज करेगा वो नहीं इस्तेमाल। लेकिन इसमें राइवलरी नहीं रहती है, इसलिए कि इसमें जो है तो आपको इसमें कोई जैसे आपका टाटा स्काई जो है कह सकते हैं एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा आपको, आप पे करोगे तो आप जाओ, लेकिन वहां राइवलरी है, वहां पर क्या है, वहां पे हमारा राइवलरी नहीं है। ऐसा नहीं कि राम अगर टाटा स्काई देख रहा है तो श्याम के लिए कम पड़ जाएगा, लेकिन वो आपका आएगा एक्सक्लूसिव में आता है, लेकिन पे कीजिएगा तो आपको। तो ये चार का जो है सो डिफरेंस समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर जो है सो ये हमारे कंफ्यूजन का कारण बनता है। अब तक हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, हो गया ना। चलिए अब हम कहते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। बहुत सारे टाइप्स, एक तो आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ गुड्स देखें, और भी टाइप ऑफ गुड्स आते हैं। जैसे एक होता है सिंगल यूज, जिसको केवल एक ही बार इस्तेमाल, फिर दोबारा इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, ठीक, तो बहुत आसान है। ड्यूरेबल, यूज रिपीटेडली, बार बार उसको हम इस्तेमाल करें, जैसे कुर्सी है, फर्नीचर, सब बार बार इस्तेमाल करें। ब्रेड वगैरह एक बार खा ले फिर दोबारा तो उसी ब्रेड को आप नहीं खा सकते। उसी प्रकार नेसेसिटी गुड्स और कंफर्ट गुड्स। तो नेसेसिटी गुड्स में क्या होगा, जो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल, फूड, वाटर, हाउसिंग आता है। कंफर्ट गुड्स में क्या होगा, जो हमारे कन्वीनियंस को, आराम को जो बढ़ाता हो, जैसे कार हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, फूड हो गया, ये सब हमारा क्या है, ये कंफर्ट गुड्स का। ठीक है, तो टाइप इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि टाइप ऑफ गुड्स को समझना में थोड़ा जरूरत पड़ता है। कम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है क्या कि दो चीजें ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब कि एक के बिना दूसरा का अस्तित्व नहीं। जैसे तुमने कार ले लिया, अगर पेट्रोल नहीं डालोगे तो कार नहीं चलेगा, तो कार के साथ साथ पेट्रोल क्या कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, बात समझ रहे हो ना है? और सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, अच्छा जैसे चाय, चलो चाय नहीं मिला तो हम कॉफी, तो यहाँ पर चाय और कॉफी क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट, मतलब उसके बदले में ये भी इस्तेमाल हम कर सकते, क्यों है। चलिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जो इनकम जनरेट करे, समझ ना। ना इनकम जनरेट अगर नहीं करेगा, कुछ भी इनकम जनरेट नहीं हो रहा, तो वो हमारा क्या होगा कि हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं आएगा।
और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसा है जो काम तो कर रहा है आदमी, लेकिन उससे कोई वजह से घर में औरतें खाना बना, दिन भर काम कर पूरे घर को संभालेगी, लेकिन उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा। तो जाहिर सी बात है वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि वो हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ गई। ठीक है, जैसे हम पूजा कर रहे हैं, जैसे पूजा हो रहा है, पूजा तो काम है, लेकिन कोई गेन नहीं है, इकोनॉमिक गेन नहीं है। इकोनॉमिक गेन अगर नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब इसी प्रकार जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर वो है जो नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड करता है, यूजेज नेचुरल रिसोर्स, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री सब। सेकेंडरी ये है जो प्राइमरी गुड्स को फिनिश गुड्स में बदलता है, उसमें सेकेंडरी गुड्स कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज हो गया। टर्सरी गुड्स क्या है, जो सर्विसेज प्रोवाइड, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, और इसे देखा उसने। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बहुत क्लियर। और पब्लिक का मतलब क्या, जो गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जा रहा है, प्राइवेट में कोई इंडिविजुअल उसको ओन कर रहा है। अब इसमें जैसे कि अब एक आता है मेरा इसी में है कि एक पीपी मोड। पीपी मोड क्या है, तो एक जो है सो हमारा ब्रिजेस द गैप बिटवीन पब्लिक वेलफेयर एंड प्राइवेट एफिशिएंसी। जैसे गवर्नमेंट किसी चीज को पहुंचाना चाह रहा है, सर्विसेज देना चाह रहा है बहुत अच्छा से, लोगों तक पहुंचे, लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ जो है सो हमारे सोसाइटी के कमी के कारण जो है सो वो वहां तक नहीं पहुंचे, है ना। तो प्राइवेट प्लेयर को माना जाता है कि वो चूंकि बिल्कुल क्या होता है कि अपने इनकम मोटिवेटेड होते हैं, तो जिस कारण जो है सो उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा, समझे ना। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाता है तो इससे क्या होगा कि जो सर्विसेज गवर्नमेंट देना चाहता है वो विद एफिशिएंसी जो है सो लोगों तक पहुंच जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम कहते हैं, ठीक है, अब जैसे रेलवे ने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर दिया, अब उसके बाद है कि उसको चलाने के लिए देख लो कि उसको इनकम नहीं हो रही, तो क्या किया, वो पीपी मोड पे दे दिया। पीपी मोड का मतलब क्या हुआ कि या तो दो चीज होता है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्राइवेट आदमी मदद किया, और फिर जो है सो उसको ऑपरेशन में मदद किया। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की वो क्या हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। आज तुम जैसे आज देख रहे हो कि बहुत सारे हमारे एयरपोर्ट पहले क्या होता था, गवर्नमेंट अथॉरिटी हुआ करता, आजकल देख रहे हो बहुत सारे एयरपोर्ट को हैंडल कौन कर रहा है, तो प्राइवेट बॉडी हैंडल कर रहा है। बात समझ रहे हो ना। उससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करना चाहता था पब्लिक को, वो सर्विसेज विद एफिशिएंसी जो है वहां तक पहुंचा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग पहले रेलवे स्टेशन जाते थे तो देखते थे ना, सफाई ठीक से नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह नहीं हो रहा है। आज वही देखो, आज भी स्टेशन देख कर आ रहा है कितना अच्छा स्टेशन। जैसे कभी तुम जैसे अयोध्या, इस बार हम लोग अयोध्या गए थे, तो अयोध्या का स्टेशन देख बोले क्या स्टेशन है, वो लगता ही नहीं है कि जैसे कि कोई स्टेशन टाइप, वो लगता है कि एकदम जैसे हाई सोसाइटी का, एकदम घुसो तो लगेगा कि अलग अलग दुनिया है। आप समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें जो है सो, तो जहां पर देखा अब क्या कि अब पहले क्या होता है, प्राइवेट पार्टी का एंट्री बहुत कम, रेयर जगह होता है। आजकल देख रहे हैं क्या, गवर्नमेंट को यही लगा कि अगर प्राइवेट पार्टी का एंट्री हो रहा है तो हमारी जो जिस एफिशिएंसी को हम देखना चाह रहे थे वो एफिशिएंसी अच्छा से मिल रहा है। ठीक है, शेयर्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, रिस्क शेयरिंग हो जाता है, बेटर टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी आती है, फास्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, सब चीज हमारे। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या क्या आता है, जैसे जो रजिस्टर्ड है, जैसे हम लोग लेबर में देखे थे, फॉर्मल सेक्टर वो क्या जहाँ पर की रजिस्टर्ड, जैसे जितने गवर्नमेंट है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हर चीज नियम काम चलता है। आपको 8 घंटा काम करना है, आपको इतने देर काम करना है, आपको जब आपके साथ बहुत सी सुविधाएं मिलती है, मेडिकल अलाउंस, ये अलाउंस, वो अलाउंस नहीं होता है, पीपीएफ, मतलब बहुत सी चीजें आपको गवर्नमेंट सुविधा भी देती है। मतलब वहां पर हर चीज जो है उसका नियम बना हुआ है। आपको छुट्टी लेना होगा, आपको ये लेना होगा, आपका ऐसा। लेकिन इनफॉर्मल सर्विस में जहाँ कोई रूल्स वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो लोग को टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इरेगुलर वेजेज है। जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गया, डोमेस्टिक वर्कर हो गया, लोग पास क्या है, कोई हमारा कोई रूल नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना।
इसी पर डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का आता है एग्रेरियन इकोनॉमी, कृषि आधारित। अगर आपका प्राइमरी सेक्टर अगर जीडीपी में 50% से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन है तो उसको हम कहेंगे, या जिसका कंट्रीब्यूशन 50% ज्यादा होगा, हम उस क्षेत्र को उसको उस इकोनॉमी से डील करेंगे। आज से कुछ दिन पहले चूंकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना 50 ज्यादा था, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एग्रेरियन, कृषि आधारित। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का ज्यादा हो जाएगा तो सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी कहेंगे, और अगर सर्विस सेक्टर का ज्यादा होगा तो सर्विस। तो हम लोग क्या हुआ कि आज से कुछ दिन पहले प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी ज्यादा था हमारा, आज के डेट में क्या हो गया, हम सीधे टर्सरी सेक्टर पहुंचे। आज के डेट में टमाटर हमारा जीडीपी का इनकम 50% ज्यादा किस में से, टर्सरी से आ रहा है। ठीक, ये कुछ हमारे इकोनॉमिक सिस्टम है। तो इकोनॉमिक सिस्टम ये कहता है जो हम जिस पर कि पूरा का पूरा इकोनॉमी एक तरह से डिपेंड है, उनके सिद्धांतों पर इकोनॉमी जो है सो चल रहा है। तो कुछ हमारे महारथी लोग हैं जो काफी ज्यादा इकोनॉमिस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे थ्योरी जिन्होंने दिया है। तो कुछ थ्योरीज को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आज ऑलमोस्ट वर्ल्ड जो है सो फॉलो। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सुने होंगे, कम्युनिस्ट सुने होंगे, सोशलिस्ट सुने होंगे, उसी प्रकार आपका मिक्स्ड इकोनॉमी सुने होंगे। तो इस सारी चीजों पर जो है हमारा इन थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेना जरूरी है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसको किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक है, तो इसको दिया था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का कहना भी था कि अगर हमें डेवलप करना है या वैसे इकोनॉमी की बात कर रहा है यहाँ पर कि जो मार्केट ड्रिवन एक तरह से, मार्केट ड्रिवन का कहने का मतलब क्या, या डिमांड सप्लाई, जैसे मार्केट में जैसे कि सामान, मार्केट का मतलब क्या, जहाँ सामान आ रहा है और सामान निकल रहा है, यानी कि लोग यूज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो उसके कहने का मतलब है कि वहां पर जो है सो कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं, मार्केट कैसे रन कर रहा है, क्या चल रहा है, वो कोई भी अपना भाई जैसा डिमांड रहेगा अकॉर्डिंगली सप्लाई होगा और हमारा प्राइस वैसे हमारा। तो यहाँ पर क्या माना जा रहा है कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। हमारा कैपिटल इकोनॉमी वैसे इकोनॉमी कहा जाता है जो हमारा यहाँ पर बिल्कुल जो प्राइवेट, जिसको मार्केट में जो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस, इसी को हम कहते हैं लेजी फेयर। लेजी फेयर का मतलब होता है क्या कि हमारा वहां कोई भी आदमी जो है सो मैंने गवर्नमेंट का जहाँ इंटरफेरेंस ना हो। दूसरा कहता है कि इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का मतलब कि उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। वो डिमांड और सप्लाई का जो सिस्टम है वो उसको कंट्रोल, समझे ना। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट का रोल ऑलमोस्ट जैसे यहाँ पर हमारे मिनिमल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो वैसी स्थिति में जब वैसी इकोनॉमी जब बात करता है हमारा, तो वहां पर हम बात करते हैं दैट इज हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और इसके बारे में कहते हैं एडम स्मिथ। बहुत पूछा जाएगा आप लोग को, ये पूछा जाएगा कैपिटलिस्ट सेक्टर क्या, एक पहला पता है मार्केट ड्रिवन, वहाँ प्राइवेट ओनरशिप हर चीज का होता है। डिमांड सप्लाई जो मार्केट का जो थ्योरी है उस पर चलता है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट मिनिमम होता है, समझे ना। प्रॉफिट बेसिकली मोटिव प्रॉफिट होता है। उसके बाद जैसे लेसी पे बताई हुई थी इंडिविजुअल है, मतलब जहाँ हमारा डिमांड सप्लाई अपना नहीं देखता है। खासकर यूएसए यूके सब जितने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं ना, वहां पर उस चीज को फॉलो करते हैं। यहां से एक शुरू हुआ था हमारा सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ये उस जमाने की बात करते हैं जब देखा ये जा रहा था कि अमीर बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा है, बहुत अच्छा सा लाइफ जी रहा है, और गरीबों के पास खाने के लिए। तो जैसे जाहिर सी बात है कि अगर कैपिटल इकोनॉमी है तो वहां पर आपको ये, अगर आपके पास पैसा है तो आप इंजॉय कर सकते, पैसा नहीं तो आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो है सो इनका अटैक था कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी।
इनका कहना नहीं था कि आज जो है सो गरीबी का जो मुख्य कारण है वो ये कैपिटलिस्ट है। आप समझ रहे हो ना? वैसी स्थिति में क्या होता है कि एक तरफ गरीब खाने खाने के बिना मरता है और दूसरी तरफ जो है सो ये लोग जिंदगी बहुत एंजॉय करते हैं। इनका कहना था कि मेरा बस है तो सबसे पैसा छीन के गरीबों को इक्वल, एंड दैट इक्वल सोसाइटी, वहां कोई अमीरी गरीब। तो इसी पर आपका बना जो है सो सोशलिस्ट गवर्नमेंट, जहां पर क्या है कहना है कि नहीं, यहां पर कोई इंडिविजुअलिटी नहीं, इंडिविजुअल सब चीज क्या होगा, स्टेट कंट्रोल। यहाँ पर पूरा का स्टेट कंट्रोल होगा और इस यहाँ पर कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा, पूरा पूरा स्टेट ओनरशिप। ठीक है ना? सारा प्लानिंग सेंटर होगा, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल, जैसे वेलफेयर फोकस होगा। जैसे मान लो कहने का मतलब ये कि वेलफेयर फोकस का मतलब क्या हुआ, अब सपोज करें कि हमारा जो है कहीं जा रहे हैं, भाई गरीब है, काम नहीं कर सकता, तो उसको देखेगा कौन? काम करेगा तो पैसा मिलेगा ना। लेकिन अगर काम नहीं करेगा, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में काम नहीं करेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या करा कि नहीं, गरीबी को हमको जो है वेलफेयर सिस्टम या ईच एंड एवरीथिंग जो है कौन देखेगा, तो गवर्नमेंट देखेगा। सप्लाई कौन करेगा, हर चीज। तो वहां मेन काम क्या हुआ कि इनइक्वलिटी को ये रिड्यूस करेगा। इनइक्वलिटी का मतलब क्या, अमीरी और गरीबी का जो डिफरेंस है उसको ये रिड्यूस कर देगा, समझे ना? और ये खासकर सोशल वेलफेयर और इक्वलिटी पे यहाँ पर, जैसे यूएसएसआर हो गया, जो है क्या रशिया हो गया, इसी से हमारा आगे बढ़ा कम्युनिस्ट। ये दोनों पहलू एक ही है, लेकिन कम्युनिस्ट क्या होता है कि वो फुल स्टेट कंट्रोल, हर एक चीज को, जैसे रशिया पहले क्या था, टीवी कुछ सब कुछ बैन था। आज के डेट में धीरे धीरे जो है ये थोड़ा सा ओपन की तरफ गया है। लेकिन चाइना में क्या कहता है, चाइना इज फुल स्टेट कंट्रोल, 100%। हर चीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल, पढ़ाई करना है नहीं करना है, बच्चे को कितना होना चाहिए, क्या होना है, ईच एंड एवरीथिंग पे गवर्नमेंट का। तो वैसे को हम लोग कहते हैं, हमारा इसको हम लोग क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी के वहां पर कोई अमीरी गरीब का कोई क्लास ही नहीं हो, एक ही क्लास है। ये मेरा तो ये हमारा, तो अब समझ गया सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हो गया हमारा। वहां भी तो गरीबी और अमीरी चाइना में है, लेकिन बहुत कम है उससे। आपसे तो कोई भी चीज जैसे ये मतलब ये थ्योरीज है, उसको इस ढंग से अपनाया गया, समझ रहे हो ना? तो एक्सट्रीम कंडीशंस या एक्सेप्शंस तो हर जगह मिलेगी, लेकिन उसको हम जनरलाइज वे में नहीं डिस्कस कर सकते। जो जनरल चीज चल रहा है वही चल। अब इसका परिणाम ये हुआ कि क्या हुआ कि जैसे जो कैपिटल इकोनॉमी जो था, ये देखा क्या गया कि एक समय ऐसा आया जो बहुत बड़ा डिप्रेशन है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। इकोनॉमिक डिप्रेशन आने के कारण क्या हुआ ना, मतलब कि जितने कैपिटल इकोनॉमी थे वो सब फ्लैट धर धर मार्केट डाउन हो गई। तो जो मार्केट जो डाउन हो गए, तो कहा कि लगता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम नहीं करती, मतलब ये बेकार हुआ। अगर थोड़ा सा इसके अगर ब्रीफ में जाओगे तो हल्का से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उसने क्या किया कि जैसे आज अभी हम इंडिया की स्थिति एग्जाम्पल के, आज तुमको टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कार चाहिए, जो चाहिए तुमको मिलने में कितना समय लगेगा? सेकेंड में विदिन जाओगे तुरंत मिल जाएगा। आज बैंक तैयार है, समझिए तैयार है। तो आज से कुछ साल पहले अमेरिका में भी यही हुआ था कि क्या हुआ था कि घर आदमी जो है सो लग्जरी के नाम पर जो है सो सामान उसके यहाँ भर। लेकिन मान लो तुम अगर टीवी या फ्रिज लोगे, ठीक है, तुमको इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो विल हैव टू पे, आपको तो पे तो करना पड़ेगा ना। अगर कोई चीज अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, आज तुम जो चाहोगे सब चीज मिल जाएगा। लोग तुम जमीन चाहो जमीन मिल जाएगा, मकान चाहो मकान मिल जाएगा, अपार्टमेंट खोजोगे अपार्टमेंट मिल जाएगा। आज मैक्सिमम अपार्टमेंट का लोन भी लेता है लो ना। लेकिन एक आदमी अपने कैपेसिटी देख के लेगा ना कि हम रीपे कर सकते हैं कि नहीं रीपे कर पाएंगे। अगर हम रीपे नहीं कर सकते तो रिजल्ट क्या होगा?
लैब्स कर जाए। तो स्थिति वही हुआ कि सबके घर में पूरी चीजें भर गई, लेकिन रिपेमेंट में फ्लॉप होने लगा, तो इसलिए कि लोग अपने लिमिट से ज्यादा लेने लगे, तो यहाँ पर जाकर पूरा इकोनॉमी। अब वहीं पर दूसरी तरफ देखा गया कि उस समय रशिया और में काफी अच्छा, चूंकि रशिया ऑलरेडी रिवोल्यूशन हो चुका था हमारा, उसमें देखा गया कि रशिया और काफी अच्छा फ्लोरिश, कहीं उसमें दिक्कत नहीं। यही कारण है कि जब तुम हिस्ट्री में पढ़ते होगे, खासकर जब फ्रीडम स्ट्रगल में जब आया होगा कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का जो उदय जो हुआ था, ये लोग जो आया था, ये लोग जब वर्ल्ड टूर घूम के आया था, तो ये लोग काफी ज्यादा जो है सो इस कंडीशंस को देखते हुए सोशलिस्ट से बहुत ज्यादा ये लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। इनका कहना था कि अरे यार सोशलिस्ट तो सबको, कोई गरीब नहीं रहता है, कि सबको सब चीज मिल जाता है, हर, ठीक है। लेकिन जब वो इंडिया के कंटेक्स्ट में आए, तो वहां पर सिचुएशन थोड़ा सा अलग इनको नजर आया। ये 100% जो है सो इंडिया को सोशलिस्ट नहीं बनाना चाहते। अब यही चीज जो है सो, अब इसी पर जो है सो हमारा एक और आया, केन्स, जॉन केन्स। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, दोनों जो एक्सट्रीम केस है, ये दोनों तरफ, चाहे हम एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट पे जाए या हम एक्सट्रीम सोशलिस्ट पे जाए, जरूरी है क्या, एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण चाहिए जहां पर कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूर हो, मतलब कि वहां पे दोनों का एग्जिस्टेंस, प्राइवेट प्लेयर का भी और गवर्नमेंट प्लेयर, जो प्राइवेट नहीं कर सकते वो कम गवर्नमेंट को लेना चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे रशिया में क्या, गवर्नमेंट शुड टेक एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर क्या है कि जो प्राइवेट पार्टी नहीं कर सकता है, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिग इंडस्ट्री वगैरह, जो प्राइवेट उतना पैसा नहीं लगा सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो सारे काम गवर्नमेंट करता है। तो गवर्नमेंट अपना वेलफेयर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है, और प्राइवेट प्लेयर अपना एम्यूनिटी, मान लोग सर्विसेज को बढ़ाकर लोग को कंफर्ट दे रहा है, और जिसके कारण उसका इनकम भी हो रहा है, और यहाँ वेलफेयर काम भी गवर्नमेंट। तो इसलिए इसका नाम दिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी, समझे ना। और आज इंडिया वगैरह क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर चल रहा है, बैलेंस सपोर्ट की बात। तो इनके यहाँ कंडीशंस क्या है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट एकदम हो गया, ठीक है। अब तो मिनिमम सपोर्ट, मैक्सिमम मार्केट। सोशलिज्म क्या है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, वेलफेयर फोकस। कम्युनिस्ट का टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल, इक्वलिटी। अब मिक्स्ड बैलेंस मार्केट एंड, क्लियर। जैसे वेल्थ क्रिएशन की बात आती है, तो इंडिया में सबसे पहले एंशिएंट टैक्स में अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा था, और तिरुकुराल ने, ठीक है ना। हाँ, नाम कभी आता है, तिरुकुलर तमिलनाडु। हाँ, इन्होंने कहा था, साउथ का, इन्होंने कहा था क्या कि मतलब कि कैसे एसेट क्रिएशन का क्या महत्व, उसके बारे में हमें सबसे पहले अर्थशास्त्र में मिला। एक आया इसी बीच में 1989 में, वाशिंगटन कॉन्सेंसस के नाम से जाता है। इसको जॉन विलियमसन ने इसको प्रपोज किया था। बेसिकली कहा कुछ नहीं था, रिफर्स टू सेट अप इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी रिकमेंडेड फॉर डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या करता था कि एक बहुत सारे पॉलिसीज, रिफॉर्म पॉलिसी बनाए थे, जो सबको मिला कर बनाए थे कि ऐसे किया जाए तो डेवलप कंट्री अच्छा से, डेवलपिंग कंट्री अच्छा से डेवलप। जैसे इन्हीं का आइडिया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वगैरह, ये सब इन्हीं का, और इसको सपोर्ट किया था IMF, वर्ल्ड बैंक से ना सब। और इसी के बाद से जो है सो आप देख रहे हैं कि जितना ग्लोबलाइजेशन हुआ, इकोनॉमी रिफॉर्म हुआ काफी ज्यादा। तो जाहिर सी बात है, इसका भी इंपॉर्टेंस को आप डिनाई, ठीक है। हमारे ख्याल से थ्योरीज तो पूरा समझ में आ गया होगा, गुड्स वगैरह सब समझ में आ गया होगा। अब बात आती है यहाँ पर थोड़ा सा हम कंज्यूमर्स पे बात करें, कंज्यूमर्स थ्योरी, उपभोक्ता का सिद्धांत। तो उपभोक्ता का सिद्धांत जो है सो ये कहता है कि आपके पास क्या है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, सॉरी रिसोर्सेज लिमिट है, लेकिन इच्छाएं तो अनंत है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज को अब अनलिमिटेड होना, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी इच्छाएं को पूरा नहीं कर सकते थे, तो कौन सी इच्छा पूरा कीजिए। तो इसी को बैलेंस बनाने के लिए हम इसी में बात करते हैं, कंज्यूमर थ्योरी की बात आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना, चयन की समस्या।
जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो चॉइस करना पड़ता है। जैसे बहुत सी चीजें, जैसे मान लो कि आप स्टूडेंट एग्जाम, अब बहुत अच्छी पिक्चर, धुरंधर बहुत अच्छी पिक्चर है, अब आपके सामने दोनों चीज, यार पिक्चर देखने जाए कि पढ़ाई करें, हो सकता है ना, है? तो आपको दो में से एक को तो चुनना पड़ेगा। अगर पिक्चर देखने जाएगा तो पढ़ाई छूटेगा, अब पढ़ाई छूटेगा तो पढ़ाई कीजिएगा तो पिक्चर देख पाएगा। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन जस्ट हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लिया आपके पास है 50 रुपये, अब 50 रुपया है और आपको जो है सो भूख लगे, अब आप भूख लगा है और आपको किताब भी खरीदना। मान लीजिए खाना जो है सो आप 20 रुपये में खा सकते हैं, 30 रुपये में खा सकते हैं, 40 रुपये में खा सकते हैं, है ना, और किताब 10 रुपये में खरीद सकते हैं, 20 रुपये दोनों किताब। अब आपका जो है सो अब चॉइस करना होगा कि हम बैलेंस बनाना है कि हम क्या लें ताकि हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, समझे। तो जिस चीज में मेरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो उसी को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को डील कर, ठीक है। तो इसी यही आता है हमारा बजट कंस्ट्रेंट। इसका नाम क्या है हमारा दूसरे शब्द में, बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारे इनकम चूंकि लिमिटेड होते हैं तो हमको चॉइस करना पड़ता है कि हम कौन सा चॉइस ले, कौन सा चीज पहले ले, कौन सा चीज बाद में, या किसको कितना हद तक हम छोड़े, कितना ले। तो बजट कंस्ट्रेंट कुछ नहीं कहता, ये कहता है एक लाइन ड्रॉ किया जाता है कि आप जो है सो अगर किस पॉइंट पे आपका सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा हो, सबसे अच्छा हो, तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है सो की बात करता है। जैसे कि ये एक तरह से देख रहे हो कि बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। अगर आप इस लाइन पे आप रहिएगा तो आपका क्या होगा कि सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा हो, समझे ना। अगर आप इसके ऊपर जाइएगा तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके नीचे आइएगा तो अफोर्ड तो कर लीजिएगा, लेकिन आपका सेटिस्फैक्शन पूरा नहीं होगा। जैसे मान लो कि जैसे एप्पल है और बनाना, सेब हो गया और केला हो गया। अब मान लो आपको इतना ही पैसा है, या तो आप 10 एप्पल खरीदेगा, एक कोई बनाना नहीं खरीदेगा। 8 अगर सेब खरीदते हैं तो एक बनाना खरीद सकते हैं, केला खरीद सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया इस प्रकार। अब आपको इसमें से चॉइस करना है कि कौन सा कितना ले ताकि हम मैक्सिमम हमारा सेटिस्फैक्शन हो, समझे ना। अब जैसे जो कॉम्बिनेशन दिया गया है 6, 2 और 4, 3, अगर ये लेते हैं या 4, 3 लेते हैं, ना, तो ये दोनों इस लाइन पे आ रहा है, तो इसमें आप देख रहे हैं क्या कि आपका सेटिस्फैक्शन तो लाइन पे है तो अफोर्डेबल है, लाइन के नीचे जाएगा तो अफोर्डेबल बट क्या के अंडर यूज है, अनसेटिस्फाइड, आप अपने रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हैं। और अगर लाइन के ऊपर है तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप कहने हम 10 गो अकेला भी ले लें, 10 उससे यू कांट अफोर्ड उसको। तो ये बजट लाइन जो है सो या इसी पर, और ये ऐसे ठीक है, ये लाइन खींचा जाता है। आप देखिएगा कि हर समय हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जाने चाहे या अनजाने। ये नहीं कि हम पूरे इकोनॉमिक थ्योरी जाने तभी चीजों को इस्तेमाल करें, बट डे टू डे लाइफ में हम इसका हर में इस्तेमाल। अब आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जैसा मैंने बताया, जैसे पिक्चर और पढ़ाई, तो अगर आप पिक्चर देखने जा रहे हो तो पढ़ाई तो मिस होगी। तो आपने अगर पिक्चर देख लिया तो पढ़ाई का जो मिस हुआ वो कॉस्ट आपका गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास रसगुल्ला भी है और आइसक्रीम, लेकिन आप दो में से एक ही खा सकते। तो अगर आपने रसगुल्ला खा लिया तो आइसक्रीम का तो खत्म हो गया कॉस्ट। तो यही होता है मेरा अपॉर्चुनिटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर, त्यागा गया विकल्प। हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जब हम एक विकल्प को चुनते हैं तो दूसरा उससे अच्छा विकल्प हम छोड़ते हैं, उसी अवसर उसकी यही उसकी अवसर लागत। जैसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या, आइसक्रीम भी है, एथी भी। हमारे पास दोनों चॉइस है, आइसक्रीम भी खा सकते हैं और रसगुल्ला भी खा सकते हैं। अब हमको जो है सो, अब हमको जो बेस्ट, अब हमको सेक्रीफाइस कि किसको हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, या ये कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बताता है कि हम किस चीजों को हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं।
एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम सर पे है तो डेफिनेटली उसको क्या होगा कि पढ़ाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि पिक्चर देखना। तो डेफिनेटली पिक्चर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मिस करेगा। तो क्या होगा, तो नेक्स्ट जो बेस्ट जो अल्टरनेट है वो उसको सेलेक्ट करता है। तो ये इसी कहते हैं अपॉर्चुनिटी। सही निर्णय का बेटर डिसीजन मेकिंग में ये कंसेप्ट काफी ज्यादा क्लियर आ रहा है समझ में? इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ। अब होता क्या, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहता है। द थ्योरी एक्सप्लेन हाउ ए कंज्यूमर चूज गुड्स एंड सर्विसेज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। कह रहा है क्या कि एक आदमी जो है अपना जो चॉइस करता है ना, वो चूज करता है गुड्स और सर्विसेज में जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे, संतुष्टि दे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहेगा विद इन बजट कंस्ट्रेन ही कर सकता है, ऐसा ज्यादा तो कर नहीं सकता है। इसमें दो वैल्यू होता है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, जहां पर कि यूटिलिटी को हम संख्या में माप सकते हैं। और यहाँ कहता है कि यूटिलिटी कांट बी मेजर ओनली रैंक। हम यहाँ पर यूटिलिटी को हम माप नहीं सकते बल्कि उसको रैंक, अच्छा ये हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, दिस का दिए देन इसका देन इसका। ये दो थ्योरीज हमारी आती है, इस पर थोड़ा सा बात करें। ठीक है, इसको कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में दिया था मार्शल और जोवल्स ने दिया था। ठीक है, अब देखिए जैसे अब यहां पर हम बात करें, तीन टर्म आपको मिलेगा, यूनिट हो गया, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ही होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जैसे तुम ऐसे मान लो कि तुम सपोज करो कि तुम खाना खा रहे हो, भूख लगा, ठीक है, तो भूख लगा है तो तुम रोटी खाने बैठे, एक रोटी खाए, भूख बढ़ा, समझे ना, एक रोटी खाए, भूख कुछ कम हो, पहला रोटी में जो तुमको स्वाद मिलेगा वो डेफिनेटली दूसरा रोटी में नहीं मिलेगा। तीसरा रोटी खाओगे थोड़ा सा और पेट भर जाएगा, चलो थोड़ा सा और चौथा रोटी खा लो, चलो अब तुम्हारा कैपेसिटी मैक्सिमम तुम कितना रोटी खा सकते हो, खाए 4 रोटी खाए, लेकिन 4 रोटी खाने के बाद अब तुम कहोगे भैया अब बस हो गया, पेट हमारा पूरा फूल गया, अब नहीं खाएंगे, है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी तुम क्या देख रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारा क्या हो रहा है कि घट रहा है, समझ रहे ना। और जब पूरा फुल हो गया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, उसका जीरो हो गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जब टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम हो जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो होता है। और जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है, समझे ना, उसके बाद जो है सो आपका टोटल यूटिलिटी आपका घट, उसके बाद अगर खाओगे तो क्या होगा, वेस्टेज होगा। तो यही कहा जाता है कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो होता है तो टोटल यूटिलिटी हमारा घटने लगता है। समझ आ गया दोनों का, मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी, समझ गए। जब मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो होगा तो हमारा क्या होगा, यूटिलिटी कैनॉट बी, तो हमारा ये होगा कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन होगा वो मैक्सिमम, और हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, हाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा और सेटिस्फैक्शन, ठीक है, और उसका ग्रेजुअली हमारा घटने लगेगा। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। बहुत ज्यादा सवाल है। तो थ्योरी आप ऑर्डिनरी में क्या है, हम यूटिलिटी क्या नहीं, जैसे अभी मेजर किया, एक रोटी 2 रोटी मेजर किया ना, तो बोला कि नहीं हम रैंक कर सकते हैं, कौन जा ABC 3 चीज है, तुम्हारा रोटी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा कि चावल ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, वो हम रैंक कर सकते हैं। किसी को चावल अच्छा लगता है, किसी को रोटी अच्छा लगता है। एक आता है मेरा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एक तरह से बजट कंस्ट्रेंट का ही एक पार्ट है, या कहते हैं इसको ये कहा ये जाता है, ये है, इसमें ये कहता है कि एक कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जहां पर कि जो है सो वो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, समझा ना, या सब पे इक्वल सेटिस्फैक्शन। जैसे 4 केला खाओ 2 आम खाओ, ठीक है, या तो या ये भी कर सकते 3 केला खाओ 3 आम खाओ। अगर दोनों अगर समान अगर दे रहा है, समान सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा वो क्या होगा कि हमारा, और यही इंडिफरेंस कर्व कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स
दो गुड्स का कॉम्बिनेशन, जैसे चावल और रोटी, दो रोटी खा लिए थोड़ा सा चावल खा लिए, या एक रोटी खा लिए चावल थोड़ा सा बढ़ा दिए, तो ये दोनों तुमको जो है सो क्या होगा कि तुमको चाहे दो रोटी थोड़ा चावल खाओ या एक रोटी थोड़ा ज्यादा चावल, दोनों अगर समान अगर सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स यू सेम कॉम्बिनेशन सेटिस्फैक्शन। समझ रहे हो ना? तो कंज्यूमर इन सभी कॉम्बिनेशन को इक्वल सेटिस्फैक्शन के प्राप्त करता है, इसलिए इनके बीच में इंडिफरेंस नहीं होता है। देख रहे हो ना? तो डिफरेंस कर्व का मतलब ये है, जैसे तीन को नजर आ, तीन को मतलब क्या कि इस पर जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा वो तुमको समान सेटिस्फैक्शन, डेफिनेटली इस यहाँ से सबसे ज्यादा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद, ठीक है। और कहने का अब इसमें कुछ चीज होते हैं, जैसे कुछ ये कहने का मतलब क्या है, अच्छा इसका प्रॉपर्टीज बाद में आएंगे, पहले कुछ और देख लो। जैसे यहाँ पर मल्टीपुल इसका कुछ चीज होता है, स्पेशल केस में क्या होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन और परफेक्ट कंप्लीमेंट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि वो नहीं तो ये, चाय नहीं तो कॉफी। अब पेट्रोल का मतलब क्या होता है कि हमारा दोनों साथ ही चलेगा, समझ रहे हो ना? तो ये जो मेरा ये मेरा परफेक्ट क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। इसका ऑलवेज जो है सो हमारा लाइन जो है सो ऐसे चलेगा, और ये मेरा जो है अगर एल टाइप का हो तो ये मेरा कहता है हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बिना इसके नहीं होगा, ठीक है। अब एक होता है कि सन कॉस्ट, ठीक हो गया। सन कॉस्ट ये कहा जाता है कि डूबा हुआ पैसा। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम मान लो तुम कोई पिक्चर देखो, 30 रुपया टिकट कटाए, जाकर 150 का टिकट कटाए, जाकर हॉल, आधा पिक्चर देखने के बाद लग रहा है वहां पूरी पिक्चर कहाँ से कहाँ ही पिक्चर देखी, ठीक है। अब आप अगर पिक्चर देख के निकलते हो, पूरा पिक्चर देख लो, तो आपका पैसा भी जा रहा है, पैसा तो चला गया, और आपका समय भी वापस नहीं आया, तो आपका क्या हुआ कि पैसा भी गया और समय भी गया, लेकिन आपका गेन कुछ नहीं हुआ, आप गेन तो किए नहीं। तो इसी सन कॉस्ट वो लागत होती है जो पहले ही खर्च हो चुकी है और जिसे वापस नहीं किया जा सकता। तो सन कॉस्ट का मतलब अब पैसा आपने एक बार टिकट कटा लिया, भले आपको उससे इंटरेस्ट आया ना है, तो वापस तो नहीं होगा, इसी को हम लोग कहेंगे सन कॉस्ट, है ना। जैसे मान लो कि बाय मूवी टिकट आफ्टर वॉचिंग 30 मिनट्स यू फाइंड दैट मोर बोरिंग। अब शुड स्टे, अब इसको क्या इसको स्टे करना चाहिए, क्योंकि भाई अब क्या, हाँ तो भैया 150 रुपया लगा चुके, तब क्या करें, 150 रुपया लगा चुके हो, अब तुम्हारा बहुत बोरिंग है, अब या तो तुम 150 रुपया देखो, नहीं भाई 150 रुपया लगा साला हम देखेंगे वो क्या करना, हम तो देखते करेंगे, तो क्या आपका मन लग भी नहीं रहा है, तो आपका पैसा तो गया ही गया, उसके साथ साथ समय भी जा रहा है। लेकिन अगर सोचिए, अगर छोड़ो पैसा गया तो वापस नहीं आएगा, कम से कम समय तो बचा। तो ये डिसीजन वाली बात होती है कि हम इसको किस तरह से, तो सही निर्णय ये है कि आप आगे मूवीज देखने में फायदा है या आपको डिसाइड, ठीक है। तो एक कहा जाता है डिसीजन बेस्ड ऑन द मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल सन कॉस्ट, मतलब अब पुराना जो खर्चा हो चुका है और उसको हमको डिसीजन लेना है कि इसको क्या करें, इग्नोर कर, अब बैठे 10 मिनट करो, आप समझिए। तो अब आपका ये है, ये आपका समझिए, अब होता है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब ये होता है, इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए आप समझ रहे हैं कि हम ये शर्ट लेने जा रहे हैं, यार ये शर्ट हम घर से जा रहे हैं 500 में शर्ट, ठीक है। आप वहां पर गए तो आपको क्या लगा, अरे यार इस शर्ट तो वो 300 में, आप जो शर्ट आप 500 लेने का सोच रहे हैं वो शर्ट आपको 300 में मिलेगा। तो अब कंज्यूमर सरप्लस उसको कहा जाता है क्या, कि आप कितना पे करने के लिए तैयार थे, आप कितना पे कर रहे, तो वो जो डिफरेंस होगा ना वो कंज्यूमर
कंज्यूमर सरप्लस हो, मतलब कि आपको अब जो कंज्यूमर सरप्लस जितना ज्यादा होगा आपका सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा होगा। अरे 50 500 का चीज अगर 300 मिल जाए तो इससे संतुष्टि आपको और क्या हो, है ना। तो यही कहा जाता है यू आर रेडी टू पे 100 रुपीज फॉर ए बुक, लेकिन मार्केट प्राइस का 70 ही है, आपको कंज्यूमर सरप्लस कितना जैसे, तो विलिंगली टू पे का अधिकतम आप कितना देने की इच्छा है और वास्तविक मूल्य कितना है। तो जैसे डिस्काउंट, सेल, सब्सिडी, ये सब क्या करता है तो कंज्यूमर सरप्लस को बढ़ाता है। और जो विलिंगली टू पे जो अगर प्राइस से ज्यादा होता है तो कंज्यूमर को एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे कुछ लोग देखते नहीं हो, झिकझिक करता है, 5 रुपए के लिए झिकझिक करेगा, नहीं 5 रुपए कम दे, तो ये सारे कंज्यूमर बिहेवियर को। चलिए अब आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब कहा जाएगा, जब मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो। तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर 0 हो जाता है तो दिस इज द मार्जिनल इक्विलिटी। जब प्राइस हो जाता है ना, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे पता है ना, एक यूज के फिर उसका और यूज, तो जब प्राइस का यूज होता है मार्जिनल यूटिलिटी तो वो हमारा कंडीशन, हमारा कंज्यूमर सरप्लस, हमारा कंज्यूमर जो है सो मैक्सिमम सेटिस्फाइड। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा, इसलिए इक्विलिब्रियम आता है जब, तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी अगर हमारा प्राइस से कम होगा तो खरीदना बंद कर देगा, प्राइस से ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आदमी और खरीदेगा। ठीक है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी का शब्द क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी समझ रहे हो, हाँ, इसको हम विलिंगली टू पे से भी मान सकते हैं, उसमें वही चीज है। हालांकि ये हम कह सकते हैं कि यूपीएससी के ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट लेटेस्ट जस्ट इसको कंक्लूड कर लें तो क्लोज हो जाएगा, है ना। जैसे प्रोडक्शन क्या एक प्रोसेस है जो इनपुट्स मैंने कि सारे जो इनपुट संसाधन जो लगाता है उससे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रॉफिट आना चाहिए। तो प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, ए फर्म बाइज कॉस्ट प्रोड्यूसर गुड्स एंड सेल देम। क्या कहता है, एक आदमी जो है सो कॉस्ट लगाता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है और उसको सेल करता है, तो उससे उसको। अब प्रोडक्शन फंक्शन ये कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट और आउटपुट का मतलब ये होता है कि हम कितना चीज लगा रहे हैं और हम कितना हम प्रोडक्शन कितना कर पा रहे हैं। अब बहुत चीजों पर डिपेंड करता है ना, जैसे मान लो तुम्हारा एक लेबर हो प्लस रॉ मटेरियल हो गया, तो 2 इनपुट हुआ ना भाई, है? अब एक आदमी कहे क्या, अब प्रोडक्शन फंक्शन ये कहता है कि हम कितना लेबर लगाएं, कितना रॉ मटेरियल लगाएं, ताकि जो है सो हमारा प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम हो। बात में है क्या? तो इसको तुम और अच्छा एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि अभी 5 लेबर लगा रहे हैं, इनपुट है मेरे पास, हम अब लेबर पे बात कर रहे हैं, एक को वैरी करते चले, लेबर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारे थोड़े। आज 5 लेबर है, अगर 5 लेबर मान लो 5 सामान बना रहे एग्जाम्पल, तो 7 लेबर होगा तो 7 सामान बनाएगा, 10 लेबर होगा 10 सामान बनाएगा, ऐसे माना जाता है। तो हम जो बात जो कह रहे हैं वो चीज एक्चुअली होता नहीं। बात समझ रहे हो ना, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी में तुम देखते हो ना कि क्या देखे कि एक रोटी खाए तो थोड़ा कम हुआ, 2 रोटी खाए तो कम हुआ। इसी प्रकार प्रोडक्शन में भी यही देखा जाता है कि ऐसा नहीं कि हम लेबर बढ़ा देंगे तो हमारा प्रोडक्ट हिसाब से बढ़ जाए, हमारा प्रोडक्ट भी जो है इसी मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी को हमको फॉलो करता है। ठीक है, ये जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे इसको थोड़ा सा जैसे यहाँ पर देखो, यही चीज है, एक होता है मेरा टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन। अब तो समझिए टोटल प्रोडक्शन क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है मेरा, एक के बाद और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। और एवरेज प्रोडक्शन क्या है हमारा, कि जो है सो टोटल प्रोडक्शन में लेबर को डिवाइड कर देंगे उसको एवरेज प्रोडक्शन जाएगा। तो यहाँ पर ये देखने को आ रहा है, यहाँ पर जब इस दोनों को जब आप देखिएगा, जैसे तुम थोड़ा सा यहाँ पर जैसे शुरुआती दौर में लेबर पर 0 लेबर था,
तो प्रोडक्शन में 0 था। अगर एक लेबर बढ़ा है तो हमारा प्रोडक्शन कितना 10 हुआ, तो शुरुआती मार्जिन में हमारा कितना 10 होगा। अगर 2 लेबर बढ़ा है तो हमारा टोटल प्रोडक्शन में कितना हो गया 14 हो गया। तो मार्जिन क्या दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 10 और समझ रहे हो ना। 24 में से 10 घटा देंगे 14 मेरा मार्जिन प्रोडक्शन हुआ, मेरा 3 हुआ तो 40 हो गया। तो हमारा फिर क्या हुआ, दोनों घटा देंगे तो 16 हुआ, 4 हुआ तो 50 हुआ। टोटल प्रोडक्शन हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन 10 हुआ। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन जो है, हम जैसे जैसे लेबर बढ़ा, एक समय तो बढ़ा, मैक्सिमम हुआ 16, लेकिन जब मैक्सिमम हुआ फिर उसके बाद हमारा लेबर बढ़ा भी रहे हैं तो मेरा क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर यही चीज जो हमारा दे रहा है जैसे कि हमारा जो है सो शुरू में क्या होता है, व्हेन हमारा टोटल प्रोडक्शन जब हमारा बढ़ता है, तो देखिए ऐसे है कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट, जब तक कि मार्जिनल प्रोडक्शन मेरा बढ़ता रहेगा। मार्जिनल प्रोडक्शन जब तक बढ़ता रहेगा तब तक हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है सो वो एक एवरेज स्पीड से बढ़ते जाता है। लेकिन जब मार्जिनल प्रोडक्शन जब मैक्सिमम हो जाता है, जैसे यहाँ 16 हो गया, तो इसके बाद जो टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा लेकिन वो उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से पहले बढ़ेगा। क्लियर हो गया है ना। और मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्शन जब 0 होता है तो हमारा क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन मेरा 0 हो जाता है, मैक्सिमम होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो वहां भी देखे तो मार्जिनल प्रोडक्शन जब 0 हो जाए तो हमारा क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन मेरा मैक्सिमम कब होगा, जब टोटल प्रोडक्शन मेरा 0, ठीक है ना है? और उसके बाद जो है हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है घटने लगे। इस कंडीशंस का कहने का मतलब ये हुआ है कि जब हमारा टोटल प्रोडक्शन, अगर मार्जिनल प्रोडक्शन मेरा बढ़ रहा है उस बीच में टोटल प्रोडक्शन भी मेरा बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से। लेकिन जब मार्जिनल प्रोडक्शन जब मेरा मैक्सिमम होता है तो उसके बाद जो है टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ता है जो पहले रेट से। और जब मार्जिनल प्रोडक्शन जब 0 हो जाता है तो उस वक्त मेरा क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन मेरा मैक्सिमम होता है। और जब मार्जिनल उसके बाद जो होगा हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन मेरा, उसके बाद क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन मेरा वहां से घटना शुरू है। तो अब यहाँ पर तुम इस ग्राफ को अगर थोड़ा सा समझ पा रहे हो तो समझाते हैं थोड़ा सा हम, ऐसे देखो हल्का समझ में आता है। पहले बता दें जैसे ये मार्जिनल प्रोडक्शन का, तो धीरे धीरे देख लो मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम हुआ है, तो मैक्सिमम आता है, देखो टोटल प्रोडक्शन में मेरा बढ़ा। लेकिन जब ये मैक्सिमम होता है तो यहाँ पर स्लोप थोड़ा सा हल्का सा, मतलब जिस स्पीड से पहले बढ़ रहा था उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा। अब यहाँ के बाद ये घटने लगा, तो घटने लगा, तो जब यहाँ पर 0 हो जाता है हमारा तो टोटल प्रोडक्शन मेरा ये मैक्सिमम हो जाता है। और जब मार्जिनल प्रोडक्शन माइनस होने लगा, यहाँ के बाद क्या होगा, हमारा टोटल प्रोडक्शन मेरा, ठीक है। हालांकि ये सब चीज पहले बोल दिए, ये थोड़ा सा मतलब कि जस्ट समझ, एक बार चलो समझ लिया अपना, ज्यादा इस पर हम इस पर फोकस बहुत ज्यादा नहीं थे। जैसे हमारा इसमें आता है इंडिफरेंस कर्व, जैसे देखे ना अपना इंडिफरेंस कर्व में क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है जो आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा। उसी प्रकार जो होता है इंडिफरेंस कर्व होता है कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के केस में, और ये जो होता है मेरा आइसोक्वेंट सम उत्पादक कर्व, ये वही चीज है, लेकिन ये क्या कहता है कि हम दो फैक्टर्स का कंबाइन करेंगे तो मेरा क्या होगा, वो सेम प्रोडक्शन, वहां पर सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है और यहाँ पर ही हमारा सेम प्रोडक्शन देगा। तो सेम जो प्रोडक्शन दे रहा है तो उसी को कहते हैं हमारा, जैसे लेबर और कैपिटल है ना। तो एक है कि हमारा ये सारे कॉम्बिनेशन जो देख रहे हैं कि हमारा सेम प्रोडक्शन में रहता है। तो अब यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रहा है, मतलब तो ये ज्यादा प्रोडक्शन है, ये इसके बाद ये कम है, इसके बाद ये कम है, ठीक है, यही बात है। एक होता है कि हमारा मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फैक्टर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फैक्टर का मतलब होता है कि हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अब सरकार के पास है कि शिक्षा और स्वास्थ्य,
दो फैक्टर है। अब वो देख रहा है कि अगर हम शिक्षा पे ज्यादा खर्च करेंगे तो स्वास्थ्य पे खर्च घट जाएगा, स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्च करेंगे तो शिक्षा पे घट जाएगा। तो अब सरकार जो है चॉइस करेगी वो कौन सा कॉम्बिनेशन ले कि उसको मैक्सिमम रिजल्ट हो। तो इसी को कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अगर इस कर्व के आसपास रहेगा ना तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा, रिसोर्स लिमिटेड हो, समझे ना। तो इसी प्रकार जो है हमारा, तो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये कहा जाता है कि हम कौन सा सरकार ले, किस पर कितना खर्च करें ताकि वो मैक्सिमम। इसी में ठीक है। एक थोड़ा सा चीज और मैं इसको हल्का से एक चीज छूट गया है मेरा, इसको कर दूं। ये जो इंडिफरेंस कर्व का जो हम देख रहे हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज आता है, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आगे में। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब कि क्या है कि ये जो है सो डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब कि हमारा जो है सो एक से बाद उस एक से कम होगा। डाउनवर्ड स्लोप एक कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये देख रहे हो कि इसका जो है ना, जो ये कन्वेक्स साइड क्या है, ये ओरिजिन है हमारा, तो इस साइड ये कन्वेक्स है, एक दूसरे को काटेगा नहीं, नॉट इंटरसेक्शन, कभी नहीं काटेगा। और हायर कर्व जो होगा वो हायर संतुष्टि देगा, मतलब जैसे I3 जो हमारा सबसे ज्यादा संतुष्टि देगा, I2 उससे कम देगा, I3 Y1 उससे। ठीक है। तो नाउ यही था आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक का जो बेसिक चीज जो था उसको मैं बात की। ठीक है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कांटेक्ट कर सकते हैं 87896328। कोई भी संपर्क हो तो आप इसका PDF भी बहुत जल्दी हम दे देते हैं, टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। एनीहाउ दैट्स इट। इसके लिए आपका अगेन थैंक्स।